जय श्री राम एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी एक हिस्ट्री के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज। 17वीं सेंचुरी की करीब करीब पूरा भारत क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के बस में था। यूरोपियन पावर्स भारत में अपने पांव जमाना शुरू कर चुकी थी और दक्कन का इलाका मुस्लिम शासकों के पैरों तले कुचला जा रहा था। तब भारत के लोग स्वराज का मतलब लगभग भूल चुके थे। धर्म परिवर्तन जोरों पर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं को जजिया नाम का टैक्स देना पड़ रहा था। जिसी गुलामी के दौर में एक नाम ऐसा तूफान बन के उभरा जिसने दुश्मन की नींद उड़ा दी। यह कोई और नहीं बल्कि मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने इस अंधेरे युग में स्वाभिमान का दिया जलाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके सामने दिल्ली का तख्त भी छोटा पड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना विशाल सेना थी, ना ही मुगलों और मुस्लिम शासकों के बराबर दौलत थी, लेकिन उनके पास था हिंदी स्वराज का एक ऐसा सपना था जिसने बड़ी से बड़ी सल्तनत की नींव हिला दी। उन्होंने ना केवल 16 साल की उम्र में द्रोणाकिला जीतकर एक बड़े राजा बनने की झलक दिखाई और आगे चल के मुगलों, बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर और गोलकुंडा को कभी युद्ध और कभी रणनीति में उलझा के अपनी विजय पताका महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक फैला रखी थी। उन्होंने जहां बेहद क्रूर अफजल खान को अपनी चतुराई और युद्ध नीति में अपना जाकर उनका पेट फाड़ दिया था, उन्होंने अपनी औरंगजेब की मजबूत केल से और चकमा देके नाराज हो गए थे। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज ने हर हर महादेव की हुंकार और गौरल्ला युद्ध की जो रणनीतियां दुश्मनों को बार बार चौंकाया। यह सब मिलकर एक ऐसी नींव रखी थी, इन सबको मिलकर एक मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी उन्होंने। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जहां नॉर्थ इंडिया में अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां के शासन में मुगल एम्पायर अपने चरम पे था, तो वहीं दक्कन की ताकत मेनली 3 सल्तनत को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच बटी हुई थी। यह तीनों सल्तनत आपस में ही लड़ रही थी और मुगलों से भी टकरा रही थी, क्योंकि अब मुगल भी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। उसी उथल पुथल के दौरान में मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले का उदय हुआ। शाहजी दक्कन के राजनीति के सबसे होशियार और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे, जो समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना जानते थे। कभी वह अहमदनगर की तरफ से लड़ते थे, कभी वह बीजापुर की तरफ से लड़ते हुए दिखते थे। जो मुगल एम्पायर के अहमदनगर को निकलने के लिए बढ़ रहा था, तब शाहजी राजे ने निजाम शाही के एक छोटे शहजादे मुर्तजा निजामुद्दीन शाह को गद्दी पे बिठा दिया था और मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस उथल पुथल के दौर में शाहजी राजे का सिर्फ एक ही मकसद था, इस बदलते पावर गेम में कैसे भी मराठा ताकत को जिंदा रखा जा सके। यह बहादुरी उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता मानोजी राजे भोसले भी एक महान वॉरियर थे, जो कभी अहमदनगर सल्तनत के जनरल रहे थे और जिन्हें राजा की उपाधि भी मिली हुई थी। उस समय शाहजी राजे भोसले के पुणे के एक पुश्तैनी राजगार थे और अपनी पत्नी और परिवार के साथ पुणे के शिवनेरी फोर्ट में रहते थे। इसी राजनीतिक उठापटक के दौर में वो ऐतिहासिक दिन 19 फरवरी 1630 आता है, जब शिवनेरी की पहाड़ी पर नगाड़े बज उठते हैं और तलवारों की खनक के बीच शाहजी भोसले और हिजाबाई के बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम एक स्थानीय देवी शिवाई के नाम पे शिवाजी रखा जाता है। ऐसा सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांतिक शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी के अंदर धर्म, स्वाभिमान और आजादी की भावना भर दी। उन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत के पाठ और भारत के महान योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। ऐसे में बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में हिंदवी स्वराज का सपना हिलकोरे लेने लगा। इसी बीच 1636 में बीजापुर सल्तनत में मुगल एम्पायर के अधीनता स्वीकार कर ली और बीजापुर मुगलों का ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गया। इसी दौरान शाहजी भोसले ने भी सेनापति के रूप में बीजापुर की सर्विस ज्वाइन कर ली थी और बदले में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने उन्हें पुणे का जागीरदार के रूप में दे दिया। आदिल शाह ने उन्हें पुणे के रहने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि शाहजी फिर से मुगलों के लिए सरदर्द बन सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपस को लीड कराने के लिए कर्नाटक भेज दिया। ऐसे में शाहजी भोसले ने पुणे की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी
दादूजी कोंडदेव को सौंप दी और अपने पत्नी और बच्चों के रहने के लिए पुणे में लाल महल बनवाया। इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए और उनकी ट्रेनिंग दादूजी कोंडदेव के अंदर हुई, जिन्होंने वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल सिखाई। शिवाजी महाराज ने जब भी तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग, किलेबंदी जैसी मिलिट्री टेक्निक में महारत हासिल कर ली। शिवाजी महाराज ने देखा, चाहे मुगल हो या बीजापुर का सुल्तान, वो राज सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उसके पास पहाड़ों पे ऊंचे किले थे। वो समझ गए अगर स्वराज का सपना सच करना है तो ज्यादा से ज्यादा किले जीतने होंगे। उन्होंने यह भी देखा कि बीजापुर सल्तनत के अधिकारी आम जनता पर बेहिसाब जुल्म करते थे, किसानों की फसलें छीन ली जाती थी और बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। इन किलों पर दुश्मनों का फहराता हुआ झंडा उनके लिए गुलामी का सिंबल था, इसलिए अपमान को सम्मान में बदलने के लिए उनके भीतर किलों को जीतने की आग भड़क उठी। महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जब उनकी उम्र के लड़के ऐशो आराम के सपने देखते थे, तब शिवाजी महाराज ने अपने मुट्ठी भर साथी के साथ एक तोरणा किला पर हमला बोल दिया और उसे जीत कर उसका नाम प्रचंडगढ़ कर दिया। और यह उनकी पहली बड़ी जीत थी जिसने हिंदवी स्वराज की जीत रखी। इसके बाद उन्होंने तेजी से अपना बहुत सारी चीजें बढ़ाई और 2 साल तक उन्होंने तुरंतर, कोंडाला और बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट किलों को उन्होंने जीत लिया। किलों पे जीत हासिल करने के बाद उन्होंने पुणे के आसपास के रीजन जैसे सुपा, बारामती और बहुत सारे ऐसे एरियाज को कंट्रोल में ले लिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंडकर जीने पे और बहुत सारे ऐसे स्टेट पे ध्यान उन्होंने लगाया और बहुत सारे एरिया पे कंट्रोल कर लिया। ध्यान देने वाली बात है कि शिवाजी महाराज सीधे उस बीजापुर सल्तनत पे टक्कर ले रहे थे जिसके लिए उन्होंने पिता शाहजी भोसले काम कर रहे थे। शाहजी जानते थे कि उनके पुत्र शिवाजी महाराज जो भी कर रहे हैं वो स्वराज के लिए है, लेकिन अगर वह शिवाजी का खुले तौर पर पक्ष लेते तो बीजापुर दरबार उन्हें गद्दार मान लेता और इसलिए मार देता। जिसमें माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारी डिप्लोमेटिक चाल चल के बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह से कहा कि उन्हें उनके बेटा शिवाजी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार। लेकिन आदिल शाह उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था और शिवाजी भोसले जो ऐसे फैसले थे बहुत सारे बीजापुर सल्तनत को बार बार उनके साथ से गुजर रहे थे। 1648 में शाहजी को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें 1 साल बाद इस शर्त पर रिहा किया गया था शिवाजी महाराज बीजापुर के खिलाफ कोई भी सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे, उन्हें कोंडाला जैसे महत्वपूर्ण किला बीजापुर को वापस करना होगा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1649 से 1655 तक बीजापुर के खिलाफ अपने युद्ध अभियान को रोक दिया, लेकिन यह समय उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और सेना को मजबूत बनाने में लगाया। कुछ साल तूफान से पहले की शांति जैसा था, लेकिन 1656 में उन्होंने फिर से अपने स्वराज के सपने को धार देना शुरू किया। उन्होंने इस साल जावली रीजन पे कब्जा किया जो महाबलेश्वर के पास मौजूद था। इस जीत ने साउथ और साउथ वेस्ट महाराष्ट्र में की ताकत को और भी मजबूत कर दिया। साल 1659 आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज की तेजी से बढ़ती हुई शक्ति का दक्कन के संतुलन का और नातों की उनकी बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी। इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि शिवाजी को कौन हरा सकता है। ऐसे में अफजल खान आ गया है जो लंबे कद काठी का बहुत ही क्रूर जनरल था। उसने बड़े घमंड से कहा कि शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लेगा और उन्हें चूहे की तरह पिंजरे में कैद कर लेगा, बीजापुर की सड़कों पे घुमाएगा। ऐसे में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी अफजल खान को सौंप दी। अफजल खान को जैसे ही बात शिवाजी महाराज को पता चली, वो भी बदले की आग में जलने लगे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले और अफजल खान पहले बीजापुर सल्तनत के लिए साथ साथ काम करते थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। 1648 में अफजल खान ने शाहजी पर देशद्रोह का आरोप लगा के उन्हें जंजीरों में बांधकर बीजापुर दरबार में पेश करके उनका बहुत अपमान किया था। यही नहीं, शिवाजी महाराज को यह भी शक था कि उनके बड़े भाई संभाजी भोसले की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। इसलिए शिवाजी के लिए यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने बड़े भाई की मौत और अपने पिता के अपमान का बदला भी था। उधर अप्रैल 1659 में अफजल खान ने 10,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी पर पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उसने एक लोहे का बड़ा पिंजरा भी बनवाया ताकि वह छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़कर उसमें बंद कर सके। लेकिन उसने सीधे अटैक करने के बजाय पहले उनको प्रवोक करने के लिए रास्ते में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों को अपनी सेना का खर्च उठाने के लिए मजबूर किया, जो हर मंथ करीब 2.5 लाख रुपए था। उसने शिवाजी महाराज के साले से भी उन्होंने जबरन 2 लाख रुपए लिए थे। ऐसा करके उन्होंने शिवाजी महाराज को
ओपन बैटलफील्ड में खींचना चाहता था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज उसकी हर चाल को समझ रहे थे, इसलिए वह सीधे युद्ध में नहीं कूदे और उन्होंने पुणे छोड़कर जावली के घने जंगलों को अपना बेस बना लिया। इसके बाद दोनों के बीच डिप्लोमेसी का खेल शुरू हो गया। अफजल खान ने शिवाजी की तरफ दोस्ती का झूठा प्रस्ताव भेजा कि वह अगर समझौता कर लेता है तो उन्हें बीजापुर दरबार में सम्मान दिलवाएगा और उनके द्वारा जीते गए किलों को दरबार की मान्यता मिल जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी कूटनीति में माहिर थे और वो दुश्मन की मंशा को पहचान लेते थे। उन्होंने अफजल खान के एक दूसरे बातों में ये जान लिया था कि अफजल खान का इरादा उनको मारने का है। ऐसे में उन्होंने अफजल खान को उसी के अंदाज में जवाब दिया और उसे महान कमांडर बताकर उसे जावली आने के लिए इनवाइट किया। शिवाजी महाराज ने यह भी कहा अगर वो यहाँ आता है तो अपने हाथों से अपनी तलवार उनके सामने पेश करेंगे। अफजल खान को लगा कि सब छत्रपति शिवाजी महाराज उसके झांसे में आ गए हैं और उसने प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी महाराज से मिलने के लिए हाँ भी मर दी। 1659 को प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक भव्य टेंट में दोनों के बीच मीटिंग फिक्स हुई। तय हुआ कि दोनों काफी कम सेना के साथ आएंगे। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान क्रूर होने के साथ साथ झूठा और मक्कार भी है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने से पहले कपड़ों के अंदर एक लोहे का कवच पहना, अपनी कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी और अपने बाएं हाथ में लोहे का शेर के पंजे का एक वाघ नख और दाहिने हाथ में बिछुआ नाम का हथियार और इस तरह छिपा लिया था कि किसी की नजर न पड़े। कुछ देर बाद जब दोनों आमने सामने आए तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैलाई, लेकिन अफजल खान के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो लगभग 7 फीट लंबा था। इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपने से हाइट में छोटे शिवाजी महाराज को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और खंजर से उन पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। कपड़ों के अंदर पहने लोहे के कवच ने उनकी जान बचा ली। इसके बाद उन्होंने संभलते हुए अपने बाएं हाथ में पहने बाघ नख को उसके पीठ में घुसा दिया, जबकि दाएं हाथ में छिपे बिछुए से अफजल के पेट में वार कर दिया। अफजल खान दर्द में चिल्लाता हुआ बोला, धोखा धोखा, इसने मुझ पे हमला किया है, इसे तुरंत मार डालो। इसके बाद वो खुद को छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी महाराज के लोग सतर्क थे। जल्दी ही उन्होंने घायल अफजल खान के सिर काट दिया और उसका सिर शिवाजी महाराज को भेंट किया। इसके बाद जंगल में छिपी मराठा आर्मी ने चारों तरफ से हमला करके अफजल खान के साथ आए करीब 3000 सैनिक मार दिए और उसके 4000 घोड़े, 1200 ऊंट और 65 हाथी और लगभग बहुत सारे रुपए लूट लिए। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उसके ही जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी और बीजापुर सल्तनत को एक बड़ी चोट पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत से फिलाला का किला भी छीन लिया। बीजापुर का राज दरबार शिवाजी महाराज की ऐसी ताकत को देख थर थर कांपने लगा था। तेजी से किले में भगवे झंडे लहरा रहे थे और हर तरफ महादेव महादेव और जय भवानी का जय शिवाजी की हुंकार गूंज रही थी। ऐसे में बीजापुर में अपना सबसे बड़ा दाव खेलते हुए सिद्दी जोहर के नेतृत्व में 40,000 सैनिकों के साथ फलाला फोर्ट पे एक बड़ा अटैक किया। उसे चारों तरफ पे घेर लिया था। यह घेराबंदी कोई हफ्तों 2 हफ्तों नहीं बल्कि करीब 5 महीने तक चली और हालात अब ऐसे थे कि शिवाजी महाराज का वहां से निकलना काफी जरूरी था। वो जानते थे कि घेरा तोड़कर निकलना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने तलवार के बजाय दिमाग से वार करने का फैसला किया। एक रात चुपके से 2 पालकियां तैयार की गईं। पहली पालकी में शिवा कासिद बैठे थे जो यूथ और शिवाजी महाराज के नाई थे, लेकिन उनका चेहरा, कद काठी और हाव भाव शिवाजी महाराज से काफी मिलता जुलता था। उसे महाराज की तरह सजा धजाकर मुख्य रास्ते से बाहर भेजा गया। वहीं दूसरी पालकी में खुद शिवाजी महाराज थे और उनके साथ उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे। लगभग 300 जाबाज सैनिक थे जो किले के गुप्त रास्ते से निकलने वाले थे। जैसे ही पहली पालकी किले से बाहर निकली, सिद्दी जोहर के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। खुशी से झूमते हुए वो उस पालकी को सीधे सिद्दी जोहर के सामने ले गए। कुछ पलों के लिए सिद्दी जोहर भी इस धोखे में आ गया, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया कि उसके सामने असली शिवाजी महाराज नहीं है। उसका गुस्सा फट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए शिवा कासिद से पूछा, क्या तुझे अपनी मौत का डर नहीं लगा? शिवा कासिद ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, स्वराज के लिए एक शिवा मरेगा तो हजारों शिवा पैदा होंगे। अगले ही पल सिद्दी जोहर ने गुस्से में आके वहीं उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सिद्दी जोहर ने शिवाजी महाराज के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। शिवाजी महाराज भारी बारिश, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को चीरते हुए
जल्द से जल्द विशालगढ़ के लिए पहुंचना चाहते थे। ऐसे में उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे आगे आए और उन्होंने बोला, महाराज आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़िए, जबकि वहां नहीं पहुंचते तब तक आप वहां प्राण मैं अपने नहीं त्यागूंगा, स्वराज को आपकी आवश्यकता है। तय हुआ कि शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पहुंचने पर तोप के गोले दागे जाएंगे, जो उनके सुरक्षित पहुंचने का सिग्नल होगा। इसके बाद शिवाजी महाराज किले की ओर निकल जाते हैं और बाजी प्रभु देशपांडे लगभग बहुत सारे सैनिकों के छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ घोड़ संधे में हजारों सैनिकों का सामना करते रहे। इस दौरान चारों तरफ से बहुत सारे हमले होते रहे, गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। इसके शरीर से लगातार खून बहता रहा, लेकिन वो लगातार तब तक अपने प्राणों को थामे रहे जब तक वो विशालगढ़ किले से तोप के गोलों की आवाज सुनाई नहीं दे गई थी। उनका बलिदान मराठा इतिहास का सबसे ज्यादा अमर कहने वाला है। सबसे शिवाजी महाराज ने भी उनकी वीरता सम्मान में गौरकुंड का नाम पावरखिंड कर दिया। बीजापुर सल्तनत से कई किले जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर मुगलों के कब्जे वाले इलाकों में टिक गई। उस समय मुगलों की सत्ता बेहद क्रूर शासक औरंगजेब के हाथों में थी, जिसकी मंशा अपने जीते जी दक्खन को जीतने की थी, जिसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाके शामिल थे। औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाने, मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगाने के लिए कुख्यात था, लेकिन उसके बढ़ते कदमों को रोकने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया और वो बेखौफ होकर मुगल इलाकों पर रेड करने लगे। ऐसे में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने मामा और अपने बहुत सारे लोगों को लगाया। जनवरी 1660 ने 1.5 लाख सैनिकों के साथ और उसने बहुत सारे लोगों को शिवाजी महाराज के जीते हुए इलाकों को कैप्चर करने लगा। जल्दी उसने पुणे पर कब्जा कर लिया और 2 महीनों की भीषण लड़ाई के बाद चाकण किला भी जीत लिया, जिस शिवाजी महाराज ने संग्राम दुर्गम नाम दिया था। हालांकि यह फोर्ट मराठा साम्राज्य फिरंगो मरतोला के एक बहुत सारे 320 सैनिकों के साथ 20,000 मुगल सैनिकों को 56 दिन तक लड़ाई की थी। वहां पे चातक किला जीतने के बाद शाइस्ता खान में लाल महल पर कब्जा जमा लिया था। वो करीब 3 साल तक वहीं पे रहे थे। लाल महल पे शिवाजी महाराज का बचपन बीता था और यह जगह उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय थी, इसलिए उन्हें कब्जा कर शाइस्ता खान ने उन्हें खुले युद्ध के लिए उकसा रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज अपने सरदारों को एकजुट कर शाइस्ता खान को जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब काफी समय बीत जाने के बाद शाइस्ता खान लापरवाह हो गए तो 5 अप्रैल 1663 की रात छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 मराठा सम्राटों के साथ लाल महल पर अचानक दावा बोल दिया। शिवाजी महाराज को देखते ही शाइस्ता खान के होश उड़ गए और वह घबराकर खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपनी तलवार से उसकी 3 उंगलियां काट चुके थे। इसके अलावा उनकी सेना ने शाइस्ता खान के बेटे समेत उसकी सुरक्षा में लगे सैकड़ों सैनिकों का मौत के घाट उठा दिया। कहा जाता है अपनी हार के बाद औरंगजेब शाइस्ता खान पर इतना गुस्सा हुआ था कि उसे दक्कन से हटाकर बंगाल भेज दिया था। शिवाजी महाराज एक बहादुर योद्धा होने के बाद साथ काफी वाइस एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो जानते थे कि स्टेट केवल युद्ध जीतकर नहीं चलाए जा सकते, बल्कि इसके लिए भारी मात्रा में दौलत होना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में उन्होंने अपना ध्यान सबसे वेल्दी ट्रेड हब में से एक सूरत पर लगाया, जब मुगल एम्पायर का बहुत ज्यादा रिचेस्ट एरिया था और ब्रिटिश पुर्तगाली व्यापार करते थे। वहां से हर साल लाखों का टैक्स मुगलों को देते थे। ऐसे में जनवरी 64 में उन्होंने सूरत पे ढाबा बोला और इसने उन्होंने पैसों के साथ साथ सोना, चांदी और अन्य कीमती चीजें हासिल हुई, जिनकी उस समय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। अब औरंगजेब अच्छे समझ चुका था कि शिवाजी महाराज को मात देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेला और 1665 में अपने सबसे चतुर सेनापति और आमेर के राजा जय सिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी को पकड़ने भेजा, जिसके बाद शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान योद्धा मुरारबाजी देशपांडे ने धुरंधर की रक्षा करते हुए और वो उनकी वीरगति प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी देखकर जय सिंह भी दंग रह गया था। इस दौरान जय सिंह ने शिवाजी महाराज पुरंदर के किले को भी उन्होंने घेर लिया था जय सिंह ने। इसके बाद जय सिंह की सेना ने आसपास के गायों और सप्लाई को भी तबाह कर दिया था, जिसके बाद शिवाजी महाराज समझ गए अगर ये युद्ध लंबा चला तो आम जनता भूखी मर जाएगी। उन्हें लगा अब पीछे हटना भी आगे बढ़ने का रास्ता है। इसके बाद उन्होंने मजबूरी में जय सिंह के साथ और बहुत उनके साथ संधि कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े।
ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कि शिवाजी के साथ जुड़ी हुई थी, और उन्होंने बहुत, और अंततः उन्होंने ऐसे ही जब उन्होंने उतने सारे किले मुगलों को दे दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिंदुओं के लिए और भगवान से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि पास्ट और हिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा एक प्रतीक जो शिवाजी से रिलेटेड है वो बनता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।